नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल आप सभी का मंथन में स्वागत करता हूं। आज के इस सेशन के अंतर्गत हम लोग घटना चक्र दृष्टि वार्षिकांक 2025 के भाग 3 के सेशन को देखने वाले हैं, जो कि आपका राष्ट्रीय परिदृश्य से संबंधित है। ये ध्यान रखना है हमें। सेशन मूलतः 71वीं बीपीएससी और 14वीं जेपीएससी के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है, जो कि हम लोग जानते हैं कि करंट अफेयर से संबंधित जो प्रश्न होते हैं विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। न केवल जेपीएससी अपितु बीपीएससी साथ ही साथ अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। थोड़ी तबीयत मेरी नासाज है, तबीयत खराब है, बारिश में एक दो बार भीग चुका हूँ, जिसकी वजह से गले में काफी ज्यादा दर्द है, लेकिन फिर भी आप लोगों के लिए यहाँ पे सेशन लेकर के आना अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। तो ध्यान रखना है कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए यह सेशन अत्यंत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। और यहाँ पर हम लोग विशेष रूप से दृष्टि 2025 के वार्षिकांक को देखने वाले हैं, जो कि अपने अनुसार मैंने इसे बनाने का प्रयास किया है। पीडीएफ अगर आप लोग को प्राप्त करना होगा तो मेरे टेलीग्राम चैनल से जाकर के जुड़ सकते हैं, वहां से आपको पीडीएफ प्राप्त हो जाएंगे। तो आगे हम लोग बढ़ेंगे। बिजिंगम अंतर्राष्ट्रीय डीप वाटर बहुउद्देशीय बंदरगाह राष्ट्र को हाल ही में समर्पित किया गया है। बड़ा इंपॉर्टेंट है स्थान को लेकर के, और प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि इसका निर्माण किसने किया है। काफी विवादित भी ये बंदरगाह रहा है। स्थान की बात करेंगे तो बिजिंगम अंतर्राष्ट्रीय डीप वाटर बहुउद्देशीय बंदरगाह का निर्माण की जब हम लोग बात करेंगे तो इसका निर्माण आपका बिजिंगम में, तिरुवनंतपुरम में एक स्थान है बिजिंगम, वहां पर किया गया है। केरल में है तिरुवनंतपुरम, अरब सागर के तट पर इसका निर्माण हुआ है। और ये ध्यान रखिएगा कि जैसे ही हम लोग भारत को देखते हैं तो पूर्व और पश्चिम, यहाँ हमारा मलक्का स्टेट हो जाता है और इसके पश्चात हमारा स्वेज नहर का मार्ग हो जाता है। तो पूर्व और पश्चिम के साथ अंतरराष्ट्रीय समुद्री गलियारे पर हमारा बिजिंगम पोर्ट अवस्थित है। यहाँ से हम सीधा मलक्का स्टेट होते हुए पूर्व के देशों की यात्रा कर सकते हैं। तो रणनीतिक दृष्टिकोण से भी ये बंदरगाह काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसकी विशेषताओं की अगर हम लोग बात करें तो ध्यान रखिएगा कि भारत का यह पहला समर्पित डीप वाटर कंटेनर ट्रांसशिपमेंट बंदरगाह है। ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि भारत का पहला समर्पित डीप वाटर कंटेनर ट्रांसशिपमेंट बंदरगाह कौन सा है, तो बिजिंगम बंदरगाह इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है। प्राकृतिक गहराई की बात करेंगे तो 20 से 24 मीटर इसकी प्राकृतिक गहराई है। इसकी प्रारंभिक क्षमता 10 लाख टीईयू प्रति वर्ष होगी हैंडल करने की, और वहीं इसका विस्तार किया जाएगा चरणबद्ध तरीके से 72 लाख टीयू प्रति वर्ष इसका विकास किया जाएगा। इसकी हैंडलिंग क्षमता हो जाएगी। बात करेंगे वैश्विक संपर्कों की तो ध्यान रखिएगा इस बंदरगाह में अगर हम लोग देखें तो एक कंपनी है मेडिटेरेनियन शिपिंग कंपनी, भूमध्य सागरीय जहाजरानी एक कंपनी है जिसे एमएससी के नाम से हम लोग जानते हैं। तो एमएससी ने अपने यूरोप एशिया रूट की जेड और ड्रैगन सेवाओं में बिजिंगम पोर्ट को शामिल किया है, जिसके परिणाम स्वरूप जो बिजिंगम पोर्ट है वो सीधे वैश्विक परिवहन श्रृंखला के साथ में जुड़ गया है। ध्यान रखिएगा मेडिटेरेनियन शिपिंग कंपनी है, उसका जेड एंड ड्रैगन सेवाओं के साथ जुड़ने वाला भारत का यह पोर्ट है। वित्तीय संरचना की बात करेंगे तो प्रथम चरण में इसकी कुल लागत 8,867 करोड़ रुपए आई है। साझेदार की बात करेंगे तो इसमें 3 साझेदार हैं। पहला केरल सरकार, दूसरा अडानी पोर्ट्स जिसने इस बंदरगाह का निर्माण किया है, और तीसरी है केंद्र सरकार। केरल सरकार और अडानी पोर्ट्स का यहाँ पर महत्वपूर्ण योगदान है, और वायबिलिटी गैप के रूप में केंद्र सरकार किसी परियोजना में अपने वित्तीय संसाधन लगाई है, ये ध्यान रखना। इसके अतिरिक्त पूर्ण परियोजना की अगर बात करेंगे तो 20,000 करोड़ रुपए इसकी कुल लागत आएगी जब इसका पूर्ण विकास कर लिया जाएगा। और लक्ष्य रखा गया है कि बिजिंगम पोर्ट को 2028-29 तक पूर्ण किया जाएगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये भी ध्यान रखिएगा। संचालन और प्रबंधन की बात करेंगे तो इस पोर्ट का संचालन और प्रबंधन अडानी पोर्ट्स को सौंपा गया है, और अडानी पोर्ट्स को एक अनुबंध के द्वारा 2060 तक इस बंदरगाह के संचालन और इसके प्रबंधन की अनुमति सरकार के द्वारा प्रदान की गई है। 2060 भी ध्यान रखिएगा, और अडानी पोर्ट्स को भी ध्यान में रखने की आवश्यकता होगी। महत्वपूर्ण तिथियों की बात करेंगे तो 2 मई 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बंदरगाह को राष्ट्र को समर्पित किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे राष्ट्र को समर्पित किया है, ये ध्यान रखना है। आगे निष्कर्ष से उतने प्रश्न पूछे नहीं जाएंगे। नेक्स्ट है हमारा
श्रीमद् भागवत गीता और नाट्य शास्त्र, इसे हाल ही में यूनेस्को की मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया गया है। ये ध्यान रखिएगा, श्रीमद् भागवत गीता और नाट्य शास्त्र को। अब अगर हम लोग बात करेंगे सबसे पहले यूनेस्को की मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड कार्यक्रम क्या है, तो इसकी शुरुआत 1992 ईस्वी में की गई थी और इसका उद्देश्य था विश्व की जितने भी मूल्यवान पुरालेखीय और पुस्तकालयीय धरोहरों का संरक्षण और उनका सार्वजनिक प्रसार करना। जितने भी रचनाएं हैं प्राचीन काल की, उसका संरक्षण करना इस वर्ल्ड रजिस्टर का मूल कार्य है। और इस रजिस्टर में कुल प्रविष्टियों की संख्या अगर हम लोग देखें तो अप्रैल 2025 तक विश्व की कुल 570 प्रविष्टियों को इस रजिस्टर में स्थान दिया जा चुका है। वहीं अगर हम लोग भारत की बात करेंगे तो अप्रैल 2025 में भारत की 2 पांडुलिपियों श्रीमद् भागवत गीता और भरत मुनि का नाट्य शास्त्र को इसमें शामिल किया गया। ध्यान रखिएगा, नाट्य शास्त्र के रचनाकार भरत मुनि है। आगे दोनों का डिटेल हम लोग देखने वाले हैं। और इसके लिए कि इन दोनों पांडुलिपियों को इस रजिस्टर में शामिल किया जाए, इसके लिए यूनेस्को की कार्यकारी बोर्ड की जो बैठक हुई थी, ये 17 अप्रैल 2025 को पेरिस में बैठक हुई थी, जिसमें इनको शामिल करने का निर्णय लिया गया था। भारत की स्थिति की बात करेंगे तो ध्यान रखना है हमें, भारत की कुल 11 प्रविष्टियां यूनेस्को के अंतर्राष्ट्रीय रजिस्टर में शामिल की गई हैं। वहीं अगर हम लोग बात करें यूनेस्को के एशिया प्रशांत क्षेत्रीय रजिस्टर में भारत की 3 प्रविष्टियों को अभी तक शामिल किया गया है। संरक्षण स्थल की अगर हम लोग बात करेंगे तो ध्यान रखना है हमें, इन दोनों पांडुलिपियों को भंडारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट पुणे में संरक्षित किया जाएगा या वहां पर किया इसे गया है। BORI का फुल फॉर्म है भंडारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट। यहाँ BORI की बात करेंगे तो इसे दुर्लभ संस्कृत पांडुलिपियों का भारत में प्रमुख केंद्र माना जाता है। ये ध्यान रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब श्रीमद् भागवत गीता और भरत मुनि के नाट्य शास्त्र की प्रमुख विशेषताओं को देखेंगे तो यहाँ पर ध्यान रखना है हमें, श्रीमद् भागवत गीता जो है उसकी भाषा है हमारी संस्कृत। इसमें कुल 700 श्लोक हैं और कुल 18 अध्याय हैं। ध्यान रखिएगा, श्लोकों से ही प्रश्न पूछे जा सकते हैं और यहाँ सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकता है, प्रश्न पूछा जा सकता है कि महाभारत के किस खंड का या किस पर्व का यह एक भाग है। तो श्रीमद् भागवत गीता महाभारत के 6ठे खंड और भीष्म पर्व का भाग है, जिसे अध्याय 23 से 40 के अंतर्गत देखा जा सकता है। और इसके अंतर्गत हम लोग देखते हैं तो जब महाभारत युद्ध प्रारंभ हो रहा था तो कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन और श्री कृष्ण के मध्य जो संवाद हुआ था, उस संवाद को ही इसमें लिपिबद्ध किया गया है। इसके रचयिता के रूप में हम लोग महर्षि वेद व्यास को जानते हैं, जिन्हें इनका संकलनकर्ता माना गया है और ये भारतीय दर्शन और धर्म का मूल स्रोत है। वहीं नाट्य शास्त्र की बात करेंगे तो इसके रचयिता भरत मुनि है। इसके संहिताकरण की जब हम लोग बात करें कि आखिर इसे कब कोडिफाई किया गया, तो लगभग 2री शताब्दी ईसा पूर्व में इसे कोडिफाई किया गया, संहिताकरण किया गया। और इसकी भाषा क्या है, तो संस्कृत इसकी भाषा है। भारतीय प्रदर्शन कलाओं की जब हम लोग बात करेंगे, जिसमें नृत्य हो गया, संगीत हो गया या नाटक हो गया, इन सभी प्रदर्शन कलाओं का सबसे प्राचीन और प्रमाणिक ग्रंथ भरत मुनि का नाट्य शास्त्र को माना जाता है। इस नाट्य शास्त्र की बात करेंगे तो इसे कई उपमाएं भी दी गई है, इसे पंचम वेद भी कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, भरत मुनि के नाट्य शास्त्र को पंचम वेद भी कहा जाता है। वेद हम लोग 4 जानते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, लेकिन नाट्य शास्त्र को पंचम वेद कहा जाता है। इसे नाट्य वेद कहा जाता है, यह भी ध्यान रखना है। और इसे गंधर्व वेद भी कहा जाता है। गंधर्व वेद इसलिए क्योंकि इसमें संगीत के विषय में जानकारी प्रदान की गई है, और नाटक है तो यहाँ पर इसे नाट्य वेद कहा गया है। इसमें कुल श्लोकों की संख्या अगर हम लोग देखें तो 36,000 श्लोकों का ये विशाल संग्रह है, और इसे भारतीय संस्कृति के प्राचीन सौंदर्य शास्त्र और मंचीय कलाओं का नींव भी माना जाता है। निष्कर्ष की अगर बात करेंगे तो ध्यान रखिएगा, दोनों ग्रंथ भारत की दार्शनिक, सांस्कृतिक और कलात्मक विरासत के अमूल्य धरोहर या प्रतीक के रूप में जानी जाती है। नेक्स्ट है हमारा महाकुंभ 2025 प्रयागराज में इसका आयोजन किया गया था, उत्तर प्रदेश में। बड़ा इंपॉर्टेंट है और यहाँ से कई प्रश्न पूछे जा सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कार्य इस कुंभ के दौरान हुए थे जो पहली बार देखे गए थे। समयावधि की बात करेंगे तो ध्यान रखिएगा, सबसे पहले
13 जनवरी 2025 यानी मकर संक्रांति के एक दिन पहले पुष की पूर्णिमा को इसे प्रारंभ किया गया था और महाशिवरात्रि के दिन 26 फरवरी 2025 को इसका समापन हुआ था। ध्यान रखिएगा, मकर संक्रांति जिस दिन हम लोग दही और चूड़ा खाते हैं उसके एक दिन पहले प्रयागराज में महाकुंभ प्रारंभ हुआ है और महाशिवरात्रि तक ये चला है। कुल 45 दिनों का ये आयोजन था। आप लोग दिनों की गिनती को याद रखेंगे, 45 दिनों तक यह आयोजन चला था। और इसका स्थान कहाँ था? तो त्रिवेणी संगम प्रयागराज, जहां पर गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती नदी का संगम देखा जाता है, जैसा हमारे धार्मिक ग्रंथों में वर्णित किया गया। मुख्य विशेषताओं की बात करेंगे तो ध्यान रखिएगा, विश्व का सबसे बड़ा शांतिपूर्ण जन समागम इसे माना जाता है। यहाँ पर बहुत सारे लोग आकर के मिलते हैं और प्रत्येक 12 वर्षों में एक कुंभ का आयोजन किया जाता है। ये ध्यान रखिएगा, 12 वर्षों में कुंभ का आयोजन होता है और 12 का 12 यानी 144 वर्षों में महाकुंभ का आयोजन किया जाता है। आगे हम लोग देखेंगे कि भारत के 3 और शहरों में महाकुंभ का आयोजन होता है। भारत के कुल 4 शहरों में आपका महाकुंभ का आयोजन होता है, ये ध्यान रखना है। और यहाँ ध्यान रखने योग्य तथ्य है कि सरकारी आंकड़ों में उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जो आंकड़े प्रदान किए गए, बताया गया कि 2025 के इस महाकुंभ में लगभग 66 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं ने भाग लिया। इन्होंने आस्था की डुबकी लगाई थी, जिसमें देश और विदेश दोनों के श्रद्धालु यहाँ पर शामिल हुए थे और अब तक का सबसे बड़ा इसे आयोजन माना जाता है। यहाँ पर ध्यान रखना है हमें कि विभिन्न तिथियां और शाही स्नान यहाँ पे प्रारंभ हुआ था। इनसे प्रश्न जनरली नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन फिर भी मैंने इसे यहाँ पर उपलब्ध कराने का नोट्स में प्रयास किया है। अब यहाँ पर महाकुंभ 2025 में कुछ ऐसे विश्व रिकॉर्ड्स बने हैं जिसे गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड में भी शामिल किया गया है। जैसे पहला था हमारा गंगा सफाई रिकॉर्ड। ध्यान रखिए, गंगा सफाई रिकॉर्ड यहाँ पे बना है तो 329 सफाई कर्मियों के द्वारा एक साथ सफाई की गई गंगा की, जिसे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया। एक साथ सफाई करने का कार्य लगा। इसमें ध्यान रखिए कि कुंभ के मेले को अलग अलग जोनों में बांटा गया था और एक साथ 19,278 सफाई कर्मियों ने अलग अलग जोनों में सफाई करके यहाँ पर रिकॉर्ड बनाया है। साथ ही हाथों की छाप की पेंटिंग, ध्यान रखिएगा, हाथों की छाप की पेंटिंग बनाई गई और लगभग 10,102 लोगों ने मिलकर 80 गुना 5 फीट की एक पेंटिंग बनाई। इसे भी गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया है। इसके साथ ही सेंसोडाइन ने यहाँ पर 24 घंटे में लगभग 27,396 लोगों का ऑनलाइन परीक्षण करके एक दंत परीक्षण रिकॉर्ड कायम किया है। कोल्ड ड्रिंक डिस्प्ले की बात करेंगे तो 32,737 यूनिट्स यहाँ पर कोल्ड ड्रिंक डिस्प्ले के रूप में कोका कोला इंडिया और SLMG के द्वारा यहाँ पर लगाया गया था। कोका कोला याद रखिएगा, कोल्ड ड्रिंक डिस्प्ले यहाँ पे लगाया गया था कोका कोला के द्वारा। में सुरक्षा तकनीक की बात करेंगे तो यह विज्ञान और आस्था का एक अनोखा समागम देखने को मिलता है, जहां पर 50,000 से अधिक पुलिस वाले और अर्धसैनिक बलों को तैनात किया गया था। साथ ही साथ यहाँ पर 2,750 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित सीसीटीवी कैमरों को भी इंस्टॉल किया गया था, ताकि रियल टाइम में हम लोग भीड़ को नियंत्रित कर सके और किसी प्रकार की अगर आपराधिक गतिविधि हो रही है, किसी प्रकार की दुर्घटना घटित हो रही है, तो वहां पर जल्दी से कार्रवाई की जा सके। प्रमुख आयोजनों की बात करेंगे तो ध्यान रखना है, बौद्ध महाकुंभ यात्रा यहाँ पर प्रारंभ किया गया, जिसका उद्घाटन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा किया गया था। यहीं पर हम लोगों ने देखा कि कुंभ की आस्था और जलवायु परिवर्तन सम्मेलन का भी आयोजन किया गया था। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। जलवायु परिवर्तन से संबंधित सम्मेलन का आयोजन भी इस महाकुंभ के दौरान किया गया। अंतर्राष्ट्रीय पक्षी महोत्सव का आयोजन किया गया 16 से 18 फरवरी 2025 के मध्य, यह भी इंपॉर्टेंट है। इसके अतिरिक्त केंद्र सरकार ने यहाँ पर कला ग्राम, एक सांस्कृतिक ग्राम की स्थापना की थी, जिसमें लोक कला, शिल्प और व्यंजन आदि का प्रदर्शन किया गया था। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश पर्यटन मंडप के द्वारा यहाँ पर धार्मिक और पर्यटन झांकियां शामिल की गई थी, जिसमें हम लोगों ने देखा कि रामायण सर्किट, कृष्ण सर्किट और बौद्ध सर्किट से संबंधित विभिन्न धार्मिक और पर्यटन झांकियां इसमें शामिल की गई थी उत्तर प्रदेश सरकार के पर्यटन मंडप में।
ज्योतिषीय महत्व की बात करेंगे तो ये ध्यान रखना है हमें कि कुंभ मेले का आयोजन जो प्रयागराज में होता है, जब सूर्य, चंद्र और बृहस्पति की एक विशेष तिथि या ज्योतिषीय तिथि के आधार पर कुंभ मेले का आयोजन होता है। ध्यान रखिएगा, सूरज, चंद्रमा और बृहस्पति, इन तीनों की गति के आधार पर ही महाकुंभ का आयोजन किया जाता है। अब यहाँ पर है कि जब बृहस्पति जो ग्रह है हमारा मेष राशि में जाता है और सूर्य और चंद्रमा दोनों मकर राशि में जाते हैं, तब प्रयागराज में कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। ये दोनों चीज आप ध्यान रखिएगा, बृहस्पति मेष राशि और सूर्य और चंद्र मकर राशि में प्रवेश करने के पश्चात ही प्रयागराज में कुंभ मेले का आयोजन होता है। अब कुछ प्रमुख तथ्यों की अगर हम लोग बात करें तो यूनेस्को के इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज की सूची में 2017 में कुंभ मेला को शामिल किया गया था। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, फ्लैशबैक से ध्यान रखिएगा, यहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि कब कुंभ मेला को यूनेस्को की इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज की सूची में शामिल किया गया है, तो 2017 में। अगले कुंभ मेलों की अगर हम लोग बात करें तो नासिक में आयोजन होगा 2027 में, जो कि गोदावरी नदी के किनारे इसका आयोजन होगा। 2028 में उज्जैन में होगा आपका शिप्रा नदी के किनारे, और 2033 में हरिद्वार में गंगा नदी के तट पर हमारा अगला कुंभ मेले का आयोजन होगा। और पिछले कुंभ की बात करेंगे तो 2013 में पिछले महाकुंभ का आयोजन प्रयागराज में किया गया था। नेक्स्ट है हमारा आंध्र प्रदेश में अनुसूचित जातियों के उप वर्गीकरण को लेकर के सूचना, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, संवैधानिक प्रावधान भी यहाँ पर आप लोगों को कुछ प्राप्त हो जाएंगे। तो ध्यान रखिएगा कि जब हम लोग वर्गीकरण और उप वर्गीकरण की बात करते हैं तो जातियों के अंतर्गत जातियों का जब वर्गीकरण करेंगे हम लोग तो उसे जातियों का उप वर्गीकरण कहते हैं। और हाल ही में आंध्र प्रदेश की सरकार ने अनुसूचित जातियों के उप वर्गीकरण को मंजूरी अपनी प्रदान की है। अब यहाँ पर कुछ संवैधानिक प्रावधान जो है काफी महत्वपूर्ण हो जाते हैं, जिसमें हमारा अनुच्छेद 341 और 42 अत्यंत महत्वपूर्ण है। इन आर्टिकल्स में कहा गया है कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब की सूचियों के गठन का जो अधिकार है वह राष्ट्रपति को दिया गया है, और इस अधिकार में या इन जातियों में या इन सूचियों में, ध्यान रखिएगा, इन सूचियों में संसद संशोधन कर सकती है। वहीं आर्टिकल 15(4) और 16(4) में एससी और एसटी के लिए शैक्षणिक और सरकारी सेवाओं में आरक्षण का प्रावधान किया गया है। 15(4) में शैक्षणिक व्यवस्था है और 16(4) के अंतर्गत सरकारी सेवाओं में आरक्षण का प्रावधान किया गया है। वहीं संविधान के 77वें संविधान संशोधन 1995 को ध्यान में रखेगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसके अंतर्गत ही अनुच्छेद 16 जो कि सरकारी सेवाओं से संबंधित है, उसमें खंड 4A जोड़ा गया और इसमें बताया गया कि पदोन्नति में आरक्षण इसी संविधान संशोधन के द्वारा संभव हुआ है। ये चारों आर्टिकल और संविधान संशोधन आप लोगों को ध्यान में रखने की आवश्यकता होगी। हो सकता है कि इस बार किसी न किसी एग्जाम में आपसे प्रश्न पूछ दिया जाए। अब हुआ क्या, अब बेसिकली हुआ क्या कि मार्च 2025 में आंध्र प्रदेश के कैबिनेट ने एक अनुसूचित जातियों के उप वर्गीकरण को मंजूरी प्रदान की। ध्यान रखिएगा, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू हैं और मार्च 2024 में ही आंध्र प्रदेश की विधानसभा ने इसे जो उप वर्गीकरण से संबंधित सिफारिश थी उसे पास कर दिया, उसकी मंजूरी प्रदान कर दी। और इसके लिए एक आयोग का गठन किया गया जो कि एक सदस्यीय आयोग था। इसके अध्यक्ष बनाए गए या सदस्य बनाए गए राजीव रंजन मिश्र। राजीव रंजन मिश्र आयोग गठित किया गया आंध्र प्रदेश के सरकार के द्वारा, वहां पर जातियों के उप वर्गीकरण के लिए, और इसी की सिफारिश के आधार पर आंध्र प्रदेश में जातियों का उप वर्गीकरण किया गया। अब यहाँ पर कुछ उप वर्गीकरण का उद्देश्य और महत्व दिया गया है कि आखिर छोटी श्रेणियों में जातियों को विभाजित करके क्या करेंगे हम लोग। तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि जब अनुसूचित जातियों को छोटी उप श्रेणियों में विभाजित किया जाता है तो उससे उनके शिक्षा और रोजगार में आरक्षण का उचित और संतुलित वितरण सुनिश्चित हो पाता है। साथ ही साथ इसका उद्देश्य है अधिक वंचित जातियों तक लाभों की समान पहुंच को सुनिश्चित करना। तो ये इस उपवर्गीकरण का मूल उद्देश्य माना गया है या इसका मूल लाभ होने वाला है। नेक्स्ट है हमारा पट्टेदा अंचू साड़ी को जीआई टैग मिला है, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग मिला है, भौगोलिक संकेतक के रूप में पट्टेदा अंचू साड़ी को। अब सबसे बड़ी बात है कि भौगोलिक संकेतक ज्योग्राफिकल इंडिकेशन होता है, इसके माध्यम से
किसी भी वस्तु को उसके विशेष भौगोलिक क्षेत्र से जोड़ना होता है, क्योंकि वो उसी क्षेत्र में या तो उसे उत्पादित किया जाता है या उसका निर्माण किया जाता है, क्योंकि क्लाइमेटिक कंडीशन जो होते हैं उस वस्तु या उस चीज के निर्माण के लिए अनुकूल होते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप हम लोग देखते हैं कि उसकी गुणवत्ता, उसकी ख्याति या उसमें कुछ अन्य विशेषताएं हैं तो उस क्षेत्र के कारण ही होती है। इसीलिए किसी भी चीज को जीआई टैग प्रदान किया जाता है और यह बौद्धिक संपदा का एक रूप है। ध्यान रखिएगा, बौद्धिक संपदा का एक रूप है हमारा ज्योग्राफिकल इंडेक्सेस। इसके अतिरिक्त अंतरराष्ट्रीय मान्यता की बात करेंगे तो यहाँ ध्यान रखिएगा, पेरिस कन्वेंशन जो कि जीआई से संबंधित है। पेरिस कन्वेंशन 1883 में हुआ था, 1883 में। इसके अनुच्छेद 1, 2 और अनुच्छेद 10 में ग्लोबल ज्योग्राफिकल इंडिकेशन का प्रावधान दिया गया, भौगोलिक संकेतक का प्रावधान दिया गया है, ये ध्यान रखिएगा। WTO सदस्य जो भी होते हैं वो ज्योग्राफिकल इंडिकेशन या भौगोलिक संकेतक अपने विभिन्न वस्तुओं या उत्पादों को देते हैं और भारत WTO का सदस्य है। WTO के सदस्य होने के नाते भारत ने जीआई अधिनियम 1999 पारित किया था और इसी के माध्यम से ध्यान रखिएगा कि भारत में किसी भी वस्तु या उत्पाद को भौगोलिक संकेतक प्रदान किए जाते हैं। महत्वपूर्ण है यहाँ पे कि भारत सरकार ने जो ये जीआई अधिनियम 1999 को पारित किया था, यह 15 सितंबर 2003 से प्रभाव में आया था। इंपॉर्टेंट है, डेट याद रखिएगा, 15 सितंबर 2003 से जीआई अधिनियम प्रभाव में आया है। भारत का पहला जीआई उत्पाद की बात करेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट है, तो याद रखिएगा, दार्जिलिंग चाय को पहला जीआई उत्पाद के रूप में शामिल किया गया था। भौगोलिक संकेतक इसे प्रदान किया गया था, 2004 में इसे भौगोलिक संकेतक दिया था। दार्जिलिंग चाय अपने विशिष्ट खुशबू और स्वाद के लिए संपूर्ण विश्व में प्रसिद्ध है। वहीं मार्च 2025 तक की बात करेंगे तो भारत ने कुल अपने 658 उत्पादों को जीआई टैग प्रदान किया है, जिसमें से सर्वाधिक जो उत्पाद हैं वो उत्तर प्रदेश राज्य के हैं। उत्तर प्रदेश राज्य के कुल 77 उत्पादों को जीआई टैग प्रदान किया गया है। इसके उपरांत उत्तर प्रदेश के उपरांत तमिलनाडु और कर्नाटक का स्थान आता है। अब पट्टेदा अंचू साड़ी की बात करेंगे तो इसे जीआई टैग कब प्राप्त हुआ है, तो 28 मार्च 2025 को जीआई टैग प्रदान किया गया है और इस साड़ी का जो निर्माण है यह कर्नाटक के गजेंद्रगढ़ या गड़ग जिला से संबंधित है। वहीं पर पट्टेदा अंचू साड़ी का निर्माण किया जाता है। गजेंद्रगढ़ या गड़ग जिला कर्नाटक में है, वहां पर इस साड़ी का निर्माण किया जाता है। विशेषता क्या है, तो यह एक पारंपरिक सूती साड़ी होती है। पट्टेदा अंची साड़ी जो है, पट्टेदा आपका अंचू साड़ी जो है वो आपका सूती साड़ी है। ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है, कैसी साड़ी है, सूती साड़ी है, रेशम वस्त्र है या क्या है, प्रश्न पूछा जा सकता है। इसकी पहचान क्या है, तो इसमें चौड़ा बॉर्डर होता है और इसमें चेक की डिजाइन होती है, ये इसकी प्रमुख विशेषता है। अब आते हैं सबसे विवादित और सबसे बड़े हमारे घटनाक्रम पर, जो है वक्फ संशोधन अधिनियम 2025। काफी विवादित रहा था, काफी चर्चा हुआ है और काफी कुछ यहाँ पर हम इसके अंतर्गत देखेंगे। अब सबसे पहले है कि वक्फ का अर्थ क्या है, तो किसी भी व्यक्ति के द्वारा अपनी चल या अचल संपत्ति को धार्मिक या परोपकारी उद्देश्यों के लिए अस्थायी रूप से समर्पित कर देना ही वक्फ कहलाता है। ये ध्यान रखिएगा, पहला ही चीज आप लोग के लिए महत्वपूर्ण हो जाएगा। और यह जो परिभाषा है इस्लामिक कानून, जिसे हम लोग शरीयत के नाम से जानते हैं, शरीयत में ये वक्फ की परिभाषा दी गई है। और वक्फ संपत्ति को न तो बेचा जा सकता है, न उसे किसी को उपहार में दिया जा सकता है, न ही उसे विरासत में बांटा जा सकता है। केवल उसका उपयोग धार्मिक और परोपकारी कार्यों के लिए किया जा सकता है। जो भी व्यक्ति इस्लाम धर्म से संबंधित हैं, उनके धार्मिक गतिविधियों और उनके लिए ही इन संपत्तियों का उपयोग किया जाता है। वक्फ की बात करेंगे तो वक्फ मूलतः अरबी शब्द है, ध्यान रखिएगा, और यह इसका मूल है क्विफ। क्विफ यानी रोकना या समर्पित करना, अरबी शब्द से ये आपका वक्फ बना हुआ है। और एक हदीस है सही अल बुखारी 2737, इस सही अल बुखारी में वक्फ
की नींव को माना जाता है। ये ध्यान रखिएगा कि किस हदीस में वक्फ की नींव को माना गया, तो सही अल बुखारी में माना गया है आपका वक्फ की नींव को। अब भारत में वक्फ के इतिहास को अगर हम लोग देखें तो ध्यान रखिएगा, इस्लामिक काल जब हम लोग देखते हैं एक आपका 1192 के तराइन के द्वितीय युद्ध के पश्चात, तो हम लोग 1206 में भारत में इस्लामिक शासन की स्थापना को देखते हैं। तो उसके पश्चात जो शासक था वह सर्वोच्च वक्फ पदाधिकारी होता था। ब्रिटिश काल में हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर विकेंद्रीकरण प्रारंभ हो गया। वक्फ संपत्ति में जो वक्फ संपत्ति जो थी वह केंद्रीकरण से उसका विकेंद्रीकरण हो गया। अलग अलग प्रांतों में अलग अलग वक्फ बोर्डों की स्थापना की जाने लगी। स्वतंत्र भारत में बात करेंगे तो अधिनियम इसके लिए बनाए गए सबसे पहले 1954 में, 1959 में, 1964 में, 1969 में और 1984 में। वहीं 1995 का वक्फ अधिनियम सबसे प्रमुख अधिनियम बनकर के उभरा, जिसमें कि 2013 में और 2025 जो अभी हाल में संशोधन हुआ, ये दो संशोधन 1995 के वक्फ अधिनियम में किए हैं। 2025 में जो संशोधन हुए हैं वक्फ अधिनियम में, उसके संबंधित टाइमलाइन आप लोग ध्यान में रखिएगा। 3 अप्रैल 2025 को लोकसभा में पेश किया गया, 4 अप्रैल को 2025 में पेश किया गया और दोनों जगह से सेम डेट में से पारित कर दिया गया। 5 अप्रैल 2025 को राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई और 8 अप्रैल 2025 से अल्पसंख्यक मंत्रालय की अधिसूचना के द्वारा इसे लागू कर दिया गया। ये डेट आप याद रखिएगा, 8 अप्रैल 2025 को इसे लागू किया गया। मुख्य संशोधन की बात करेंगे तो यहाँ पर ध्यान रखें कुछ चीजों में बदलाव किया गया है। सबसे पहले है नाम में बदलाव किया गया। अब क्या किया गया है कि वक्फ अधिनियम की धारा 1 में सबसे पहले संशोधन किया गया है और इसमें वक्फ का शब्द का जो नाम था उसे उम्मीद कर दिया गया है, UMEED, उम्मीद। ये ध्यान रखेगा। इसका फुल फॉर्म है यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट एम्पावरमेंट एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट। हिंदी में बोले तो एकीकृत वक्फ प्रबंधन सशक्तिकरण दक्षता विकास इसका नाम रखा गया। मुख्य कानूनी बदलाव की बात करेंगे तो अगर देखें, मौखिक वक्फ को अब अमान्य कर दिया गया। अब केवल लिखित दस्तावेज के माध्यम से ही वक्फ मान्य होगा। यानी कोई व्यक्ति अपनी चल अचल संपत्ति को पहले बोल देता था कि भैया हम इस वक्फ को सौंप रहे हैं, तो वह संपत्ति उस वक्फ की मानी जाती थी। परंतु अब इस संशोधन 2025 में हुए संशोधन में उस व्यक्ति को इसमें लिखित देना होगा कि मैं अपनी चल अचल संपत्ति को वक्फ को ट्रांसफर कर रहा हूं। और समर्पण कर्ता की जो समर्पण करेगा वक्फ को अपनी संपत्ति, उसके लिए पात्रता की शर्तें भी निर्धारित इस अधिनियम के माध्यम से की गई है, जिसमें बताया गया है कि जो व्यक्ति अपनी संपत्ति को वक्फ को सौंप रहा है वह कम से कम 5 वर्षों से मुस्लिम रहा हो, तभी वो अपनी संपत्ति को वक्फ को सौंप सकता है। साथ ही साथ वह व्यक्ति अपनी संपत्ति का स्वामी हो। ये 2 नए पात्रता शर्तें इस संशोधन अधिनियम के माध्यम से जोड़ी गई है। इसके अतिरिक्त वक्फ वाई यूजर प्रावधान को हटा दिया गया। अब होता क्या है कि बहुत सारे लोगों को बहुत सारे लोगों को जो जमीन या मकान होते हैं वो उपयोग के लिए दे दिया जाता है, लेकिन बहुत सारे केसेस में ये देखा गया कि जो व्यक्ति को उपयोग के लिए दिया गया उसने उस संपत्ति को वक्फ को ट्रांसफर कर दिया। तो वो वक्फ वाई जो यूजर है कि उपयोग के आधार पर अब किसी भी संपत्ति को वक्फ की संपत्ति घोषित नहीं किया जा सकता। ये ध्यान रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज ऐड किया गया है। वहीं वक्फ अलाल औलाद में संशोधन किया गया है। इसमें बोला गया है कि अब वक्फ की आय से विधवा, तलाकशुदा महिलाओं और अनाथों का भरण पोषण भी किया जा सकता है। वक्फ अलाल औलाद में संशोधन किया गया। धारा 3A में बोला गया है कि संपत्ति के वैध स्वामी को ही वक्फ बनाने का अधिकार होगा, अन्यत्र कोई अन्य व्यक्ति जो कि उपयोग के आधार पर भी वक्फ बना सकता था उसे अब हटा दिया गया है। अब केवल वही व्यक्ति वक्फ बना सकता है धारा 3A के अनुसार, जो कि उस संपत्ति का वैध मालिक होगा। इसके अतिरिक्त जितने भी पंजीकृत वक्फ होंगे उसे 6 माह में पोर्टल या डेटाबेस में अपडेट करना अनिवार्य कर दिया गया। 6 माह का डेट याद रखेगा। सरकारी संपत्ति को अब वक्फ नहीं बनाया जा सकता है, वक्फ नहीं माना जाएगा।
वहीं सर्वे कमिश्नर की जगह अब कलेक्टर जो होगा वो वक्फ संपत्तियों का सर्वेक्षण करेगा। जिले का कलेक्टर जो होगा वह वक्फ संपत्तियों का सर्वेक्षण करेगा। इसके अतिरिक्त आगा खानी वक्फ और बोहरा वक्फ को भी विधिक मान्यता प्रदान कर दी गई। प्रारंभ में अगर हम लोग देखें तो दो प्रमुख वक्फ बोर्ड थे, शिया वक्फ बोर्ड और सुन्नी वक्फ बोर्ड, लेकिन इस संशोधन अधिनियम के माध्यम से आगा खानी वक्फ बोर्ड और बोहरा वक्फ बोर्ड को भी सरकार ने वैधानिक मान्यता प्रदान कर दी है। अब यहाँ पर होता था कि वक्फ ट्रिब्यूनल का निर्माण होता था किसी भी विवाद से संबंधित, संपत्ति के विवाद से संबंधित मामलों को सुलझाने के लिए वक्फ के अंतर्गत ही एक वक्फ ट्रिब्यूनल का निर्माण किया जाता था और उसका निर्णय अंतिम होता था। लेकिन यहाँ पर अब बोला गया संशोधन अधिनियम के माध्यम से कि वक्फ ट्रिब्यूनल का निर्णय अब अंतिम नहीं होगा। अब उस निर्णय के अगेंस्ट में कोई व्यक्ति जिसकी संपत्ति को वक्फ घोषित किया गया है, यदि उस पर विवाद है तो वह व्यक्ति उच्च न्यायालय हाई कोर्ट में अपील कर सकता है और अपील के लिए समय सीमा निर्धारित की गई है वह 1 साल से बढ़ा करके 2 साल कर दी गई है। यानी 2 साल के भीतर वह व्यक्ति हाई कोर्ट में वक्फ ट्रिब्यूनल के अगेंस्ट में अपील दायर कर सकता है। ये 2 साल की समय सीमा ध्यान में रखिएगा। इसके अतिरिक्त संशोधन के माध्यम से वक्फ परिषद में और उसके बोर्ड से जुड़े भी प्रमुख बदलाव किए गए हैं। अब बोला गया है कि एक केंद्रीय वक्फ परिषद होगी जिसका अध्यक्ष केंद्र सरकार का मंत्री होगा और यह अध्यक्ष जो होगा पदेन अध्यक्ष होगा। ध्यान रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट परिवर्तन है। अब इसके परिषद में 3 सांसद होंगे, मुस्लिम संगठनों के 3 प्रतिनिधि होंगे, 3 राज्य वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष को शामिल किया जाएगा, एक मुतव्वली होगा, मुस्लिम कानून विशेषज्ञ होगा, 2 पूर्व न्यायाधीश होंगे, एक राष्ट्रीय वकील होगा, 4 तकनीकी विशेषज्ञ होंगे विभिन्न क्षेत्रों के और एक मंत्रालय का अधिकारी इसमें शामिल किया जाएगा, जिसको मिलाकर के वक्फ केंद्रीय वक्फ परिषद का निर्माण किया जाएगा। और यहाँ पर बोला गया है कि इस परिषद में कम से कम 2 महिला प्रतिनिधि शामिल होनी चाहिए। साथ ही साथ पदेन अध्यक्ष को छोड़ करके 2 सदस्य जो होने चाहिए वो गैर मुस्लिम प्रतिनिधि होने चाहिए इस केंद्रीय वक्फ परिषद में। वहीं राज्य सरकारों को बोला गया है या हमारा जो दिल्ली राज्य है उसके लिए कि आप भी अपने यहाँ पर वक्फ बोर्ड का निर्माण कर सकते हैं जिसके अधिकतम सदस्यों की संख्या 11 होगी। ये ध्यान रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है। 11 सदस्य होंगे राज्य या यूटी के वक्फ बोर्डों के, जिसे इनका नामांकन राज्य सरकार के द्वारा किया जाएगा। केंद्र और राज्य मंत्री बोर्ड सदस्य नहीं बनाए जाएंगे और इस बोर्ड की जो बैठक होगी प्रत्येक माह अनिवार्य रूप से होनी है। अब प्रशासनिक संशोधन की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि यहाँ पर नो कॉन्फिडेंस मोशन से अध्यक्ष को हटाने का प्रावधान जो था वो अब समाप्त कर दिया गया है। अब अध्यक्ष का जो चयन होगा वह चुनाव के आधार पर नहीं होगा बल्कि उसका प्रत्यक्ष नामांकन के द्वारा अध्यक्ष का चुनाव होगा। वहीं जो सीईओ होगा इस वक्फ बोर्ड का वह कोई भी समुदाय से हो सकता है। उस सीईओ के लिए मुस्लिम होना अनिवार्य नहीं है। आर्थिक संशोधनों की बात करेंगे तो आर्थिक संशोधन से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो यहाँ ध्यान रखिएगा कि आर्थिक संशोधनों के अंतर्गत 1 लाख से कम आय वाले जो वक्फ होंगे उसकी सालाना ऑडिट की जाएगी और 2% चयनित जो वक्फ बोर्ड होंगे उनका ऑडिट किया जाएगा। वहीं 1 लाख से अधिक आय वाले जो वक्फ बोर्ड होंगे उनका अनिवार्य वार्षिक ऑडिट किया जाएगा। सभी वक्फ बोर्ड जिनकी आय 1 लाख रुपए से अधिक है उसका सालाना ऑडिट किया जाएगा। अब वक्फ बोर्ड को अंशदान भी यहाँ पर ध्यान रखेगा। इसके लिए जो केंद्रीय सरकार है उसने अधिकतम सीमा लगा दी है। 7% से घटा करके 5% वक्फ बोर्ड को अंशदान के रूप में दिया जा सकता है। केंद्र सरकार ने इसकी सीमा को घटा दिया है और बोर्ड का जो निर्णय होगा वो अंतिम नहीं होगा और मुतव्वली को अपील का अधिकार दिया गया। किसी भी विवाद में मुतव्वली जो है वो अपील कर सकता है। महत्वपूर्ण आंकड़ों की बात करेंगे तो ध्यान रखिएगा कि भारत में 32 राज्यों में 32 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, जिसमें 23 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं, इनमें कुल वक्फ बोर्डों की स्थापना की गई है। वहीं सर्वाधिक वक्फ संपत्तियों के मामले में ध्यान रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये,
उत्तर प्रदेश सुन्नी वक्फ बोर्ड में सर्वाधिक रजिस्टर्ड वक्फ संपत्तियां हैं, वहीं दूसरे स्थान पर पश्चिम बंगाल वक्फ बोर्ड है और तीसरे स्थान पर पंजाब वक्फ बोर्ड का स्थान आता है। अगला हमारा सूचकांक है, पहला भारत में इसे बनाया गया है, पहला पंचायत उन्नति सूचकांक 2022-23 का है, ये ध्यान रखिएगा। और यहाँ से प्रश्न अनिवार्य रूप से रहने की संभावना है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए, प्रारंभ इसे कब किया गया, इसे जारी कब किया गया, तो 9 अप्रैल 2025 को पंचायती राज मंत्रालय ने इस पंचायत उन्नति सूचकांक को जारी किया है। और यह पहला बेसलाइन रिपोर्ट है जो कि भारत के 2.5 लाख से अधिक ग्राम पंचायतों की समग्र प्रगति को आंकता है। उद्देश्य क्या था इसका, तो स्थानीयकृत सतत विकास लक्ष्यों जो कि एसडीजी गोल्स के लिए हम लोग जानते हैं, जो स्थानीयकृत एसडीजी गोल्स हैं उनके 9 विषयों पर ग्राम पंचायतों का क्या प्रदर्शन है उसको मापने के लिए इस उन्नति सूचकांक को सरकार के द्वारा लाया गया है। और एसडीजी आधारित पंचायती विकास को मापन योग्य सरकार को बनाना इसका मूल उद्देश्य है। 9 स्थानीयकृत एसडीजी विषय ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है। पहला है गरीबी मुक्त और बेहतर आजीविका, स्वस्थ पंचायत है या नहीं है, बाल अनुकूल पंचायत है या नहीं है, जल पर्याप्त है या नहीं पंचायत में, स्वच्छ एवं हरित पंचायत, आत्मनिर्भर बुनियादी ढांचा युक्त पंचायत, वही सामाजिक रूप से न्याय संगत एवं सुरक्षित पंचायत, सुशासन युक्त पंचायत और महिला अनुकूल पंचायत। ये 9 एसडीजी गोल जिसे कि हम लोग स्थानीयकृत या लोकल एसडीजीज भी कहते हैं, इनके अंतर्गत विभिन्न पंचायतों का सूचकांक बनाया गया है। और यहाँ पर प्रदर्शन के आधार पर हमसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो विभिन्न प्रदर्शन श्रेणियां बनाई गई हैं जिसमें हमारा अचीवर, फ्रंट रनर, परफॉर्मर, एस्पायरेंट, बिगिनर आदि को यहाँ पर बनाया गया है। यहाँ ध्यान रखिएगा कि इस उन्नति सूचकांक में किसी भी पंचायत को अचीवर श्रेणी में शामिल नहीं किया गया है, यानी किसी का भी जो स्कोर सीमा है वो 90 से ऊपर नहीं है, सभी की जो स्कोर है वह 75 या 75 के नीचे है, फ्रंट रनर कैटेगरी में शामिल किया गया है। प्रमुख आंकड़ों की बात करेंगे तो गुजरात राज्य याद रखिएगा, गुजरात राज्य के सर्वाधिक 346 पंचायतें जो है वो फ्रंट रनर श्रेणी में शामिल की गई हैं, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, ये ध्यान रखिएगा। इसके पश्चात तेलंगाना और त्रिपुरा का स्थान आता है। वहीं याद रखिएगा शीर्ष पंचायत के रूप में, ये बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाएगा कि पंचायत उन्नति सूचकांक में, पंचायत प्रगति उन्नति सूचकांक में किस पंचायत को शीर्ष पंचायत के रूप में पुरस्कृत किया गया है, तो ये आपका बर्णपुर ग्राम पंचायत है जो कि कामारेड्डी जिला तेलंगाना का के पितलम ब्लॉक का एक ग्राम पंचायत है, बर्णपुर ग्राम पंचायत, याद रखिएगा। और ये प्रश्न बहुत जगह आप लोग को दिखाई दे सकता है। इसका पीआई जो स्कोर था ये 84.09 था, फ्रंट रनर के रूप में इसे जाना गया है। वहीं परफॉर्मर राज्यों की बात करेंगे तो गुजरात पहले स्थान पर था, बाकी हम लोग देख चुके हैं। महाराष्ट्र दूसरे स्थान पे, तेलंगाना तीसरे स्थान पे, मध्य प्रदेश चौथे और उत्तर प्रदेश 5वें स्थान पे। अब आइए इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2025, बड़ा इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है और यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। एक बार प्रश्न पूछा गया था कि इस रिपोर्ट का निर्माण किसके द्वारा किया था, उत्तर प्रदेश में ये प्रश्न पूछा गया, उत्तर प्रदेश पीसीएस में। तो ध्यान रखिएगा, प्रकाशन अगर हम लोग देखें इंडिया जस्टिस रिपोर्ट का, तो ये टाटा ट्रस्ट के नेतृत्व में इसका प्रकाशन किया जाता है, जिसमें विभिन्न संस्थाएं भागीदार के रूप में पार्टिसिपेट करती हैं। इसमें सेंट्रल फॉर सोशल जस्टिस है, कॉमन काउज है, CHRI है, दक्ष है, किस प्रयास है, विधि सेंटर फॉर लीगल पॉलिसी, ये संस्थाएं भागीदार संस्थाओं के रूप में टाटा ट्रस्ट के नेतृत्व में इंडिया जस्टिस रिपोर्ट में शामिल होती हैं। ये चौथा संस्करण है, अप्रैल 2025 का। पहला संस्करण 2019 में आया था। उद्देश्य की बात करेंगे कि आखिर इसका उद्देश्य क्या है, तो यह रिपोर्ट राज्यों की न्याय प्रदान करने की क्षमताओं का, जिसमें पुलिस, न्यायपालिका, जेल और कानूनी सहायता जैसे 4 स्तंभों के आधार पर मूल्यांकन करती है। ध्यान रखिएगा, यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि इंडिया जस्टिस रिपोर्ट के 4 स्तंभ कौन कौन से हैं, तो पुलिस, न्यायपालिका, जेल और कानूनी सहायता। शामिल राज्यों और प्रदेशों की बात करेंगे तो कुल 25 राज्यों को इस रैंकिंग में शामिल किया गया था। केवल 8 केंद्र शासित प्रदेश और 3 पूर्वोत्तर राज्य, जिसमें असम, मणिपुर, नागालैंड, ये ध्यान रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट हो सकता है। प्रश्न पूछा जा सकता है कि किन पूर्वोत्तर राज्यों को इसमें शामिल नहीं किया गया था, तो असम, मणिपुर, नागालैंड को रैंकिंग में शामिल नहीं किया गया क्योंकि
केवल इन्हें सूचना के लिए दर्शाया गया है इस रिपोर्ट में या इस रैंकिंग में। बड़े राज्यों में अगर हम लोग देखें तो कर्नाटक का स्कोर सबसे बेहतर है और समग्र रैंकिंग में इंडिया जस्टिस रिपोर्ट में कर्नाटक का स्थान शीर्ष स्थान पर है। ये ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, प्रश्न पूछ सकता है। दूसरे स्थान पर आंध्र प्रदेश, तीसरे पर तेलंगाना है, बाकी नाम ध्यान में रखने की आवश्यकता उतनी नहीं है। और लगातार दूसरा बार है जब इस रिपोर्ट में, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट में कर्नाटक को दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। छोटे राज्यों में शीर्ष रैंकिंग की बात करेंगे तो सिक्किम इंडिया जस्टिस रिपोर्ट में पहले स्थान पर है। यह ध्यान रखिएगा, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट में छोटे राज्यों की श्रेणी में सिक्किम पहले स्थान पर है। वहीं अगर हम लोग बात करें, फिर से छोटा हो गया, अच्छा इसे मैं पहले बड़ा कर लूं, उसके बाद आगे भी देख लेता हूं, आगे भी छोटा हो गया। ये भी एक समस्या है, सिस्टम जो होता है स्वयं अपना कुछ ना कुछ निर्धारित करते रहती है, तो उसमें हम लोग को समस्याएं आती रहती हैं रिकॉर्डिंग के समय में या लाइव सेशन के दौरान में। तो कुछ से कुछ ये लोग अपने आप करते रहते हैं पीछे से, ये नहीं होना चाहिए। ये अगर कहें तो चीटिंग है, चीटिंग ये सिस्टम हम लोग के साथ में चीटिंग करता है। चलिए, तो इंडिया जस्टिस रिपोर्ट देख रहे थे, तो इसमें पहला, छोटे राज्यों में पहला स्थान सिक्किम का है, दूसरा स्थान हिमाचल प्रदेश और तीसरा स्थान अरुणाचल प्रदेश का आता है। वहीं आप लोग ध्यान में रखेंगे, मैं बार बार बोल रहा हूं, आप लोग इस 3 राज्यों का नाम ध्यान रखेंगे, पूर्वोत्तर के राज्यों का, असम, मणिपुर और नागालैंड, जिसे इस रिपोर्ट में शामिल नहीं किया गया है। ये नाम आप लोग ध्यान में रखेंगे। महत्वपूर्ण आंकड़ों की बात करेंगे तो ध्यान रखिएगा, बीपीएससी वाले तैयार रहें, आपके लिए एक बड़ा बढ़िया प्रश्न आने वाला है। पुलिस जनसंख्या अनुपात, तो ध्यान रखिएगा कि औसतन 155 पुलिसकर्मी प्रति 1 लाख की जनसंख्या पर भारत में अवस्थित है। वर्तमान में इनकी नियुक्ति हुई है 155 पुलिसकर्मी 1 लाख की जनसंख्या पर, जबकि मानक निर्धारित किया गया है 197 का। 197 का मानक से काफी कम पुलिसकर्मी सुरक्षा में लगे हुए हैं जनसंख्या के। सबसे कम की बात करेंगे तो बिहार है, बिहार में 81 पुलिसकर्मी प्रति 1 लाख की जनसंख्या की सुरक्षा करती है। ये ध्यान रखिएगा, बड़ा बिहार में। और नियुक्तियां भी पुलिस डिपार्टमेंट में काफी हो रही, चाहे एसआई की नियुक्ति हो या फिर कांस्टेबल्स की नियुक्ति हो, तो इसे बढ़ाने का प्रयास बिहार सरकार के द्वारा भी किया जा रहा है, जिसके लिए हमारे युवाओं को रोजगार के अवसर भी प्राप्त हो रहे हैं। वहीं जेल में ओवर क्राउडिंग की बात करेंगे तो ध्यान रखिएगा, ये भारत का पुराना समस्या है। 18.5% से अधिक कैदी जेलों में बंद है, जितनी एक क्षमता है। क्षमता 100 लोगों की है, लेकिन कैदी कितने बंद है? 118.5 कैदी बंद किए जाते हैं हमारे जेलों में। तो ओवर क्राउडिंग की समस्या हमारे यहाँ पे बहुत बड़ी है। अब आते हैं आपदा प्रबंधन संशोधन अधिनियम 2025 में। सबसे पहले ध्यान रखिएगा कि आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 को 20 वर्षों के बाद, ध्यान रखिए 2005 में आया था यह अधिनियम। जलवायु परिवर्तन, ध्यान रखिएगा कोविड-19, हम लोग इस चीनी बीमारी से बच गए थे, चीनी बीमारी से बच गए थे, ध्यान रखिएगा। कोविड-19 जैसे महामारी अनुभवों और नई आपदाओं की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए 2025 में इसमें संशोधन किया गया है। मूल रूप से जलवायु परिवर्तन और कोविड-19 ध्यान रखिएगा, विभिन्न डेट है, ये ध्यान रखना है आपको। और यह जो नया संशोधन है आपदा प्रबंधन अधिनियम में, यह 9 अप्रैल 2025 से प्रभावी हो गया है। संशोधन के मुख्य बिंदुओं की बात करेंगे तो ध्यान रखिएगा, योजना निर्माण में परिवर्तन किया गया है। अब बोला गया है कि जो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण है, वह स्वयं आपदा प्रबंधन योजनाएं तैयार करेंगे। भैया क्या आपदा है आपके स्टेट में या राष्ट्रीय स्तर पर, आप स्वयं इसके लिए योजनाएं बनाइए। पहले अगर हम लोग देखें तो आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 में जो आपदा प्रबंधन योजनाएं थी वो राष्ट्रीय कार्यकारी समिति और राज्य कार्यकारी समिति के द्वारा बनाई जाती थी। अब एनडीएमए और एसडीएमए स्वयं से ये योजनाएं बनाएंगे। नियम बनाने का अधिकार दिया गया है, ध्यान रखिएगा। संशोधन के अनुसार एनडीएमए को केंद्र सरकार की पूर्वानुमति से नियम या रेगुलेशंस बनाने का अधिकार प्रदान किया गया है। पहले यह अधिकार केंद्र सरकार के पास में था। केंद्र सरकार आपदा प्रबंधन के संबंध में नियम बना सकती थी, जिसे अब एनडीएमए को प्रदान कर दिया गया। नई परिभाषाएं और शब्दावलियों को शामिल किया गया है। इसके धारा 2 में कई परिभाषाओं में परिवर्तन किया है, जिसमें से कुछ प्रमुख हैं। अब आपदा प्रबंधन की परिभाषा में अगर हम लोग देखें तो इसमें आपदा जोखिम न्यूनीकरण डिजास्टर रिस्क रिडक्शन DRR को भी शामिल किया गया। इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा। कानून व्यवस्था और आपदा की बात करेंगे तो कानून व्यवस्था की स्थिति को आपदा नहीं माना जाएगा। लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को अब आपदा नहीं माना जाएगा।
शहरी आपदा प्रबंधन की बात करेंगे तो ध्यान रखिएगा, राज्य सरकारें जो होंगी अब राजधानी या नगर निगम क्षेत्र के लिए शहरी आपदा प्रबंधन प्राधिकरण बना सकती है। ये ध्यान रखना है, राजधानी क्षेत्र और नगर निगम क्षेत्रों के लिए शहरी आपदा प्रबंधन प्राधिकरण बनाया जा सकता है। वहीं एसडीआरएफ की बात करेंगे तो इसके तहत राज्य सरकार को एसडीआरएफ राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल को गठित करने का वैधानिक आधार या अधिकार प्रदान कर दिया गया है। नई वैधानिक मान्यताओं के अनुसार अगर हम लोग देखें तो राष्ट्रीय संकट प्रबंधन समिति की स्थापना की गई है, उच्च स्तरीय समिति की स्थापना की गई है और इन्हें अब वैधानिक दर्जा प्रदान कर दिया गया है। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, प्रश्न भी पूछा जा सकता है पॉलिटी से कि यह किस प्रकार की संस्था है, राष्ट्रीय संकट प्रबंधन समिति किस प्रकार की संस्था है, तो ये आपका वैधानिक संस्था का दर्जा इसे दे दिया गया है। महत्वपूर्ण तथ्यों की बात करेंगे तो एनडीएम में अब क्या हो गया है, तो एक स्वतंत्र योजनाकार और विनियामक निकाय बन गया है। इस अधिनियम के माध्यम से स्थानीय शहरी निकायों को भी आपदा प्रबंधन में अधिक सक्रिय भूमिका देने की दिशा में कदम उठाया गया है और इस अधिनियम में डीआरआर को कानूनी रूप से मान्यता देने वाला यह पहला संशोधन इंपॉर्टेंट है। ध्यान रखिएगा, 2025 के अंतर्गत हम लोगों ने ऊपर देखा था, स्टार्टिंग में हम लोगों ने देखा था, एक चीज ध्यान रखिएगा, डिजास्टर रिस्क रिडक्शन आपदा जोखिम न्यूनीकरण को भी आपदा प्रबंधन की परिभाषा में शामिल कर दिया गया है और 2025 का यह संशोधन इस प्रकार के कानूनी मान्यता को प्रदान करने वाला पहला संशोधन है। तो आज के इस सेशन के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। देखते रहिए मंथन, क्योंकि मैं इस प्रकार के वीडियोस लाता रहता हूँ। थैंक यू।